तो हम लोग अब डे 15 का असाइनमेंट सॉल्व करते हैं जो कि पांडास के बेस पर है। हमने डे 14 और डे 15 में पांडास के डिफरेंट फंक्शंस को एक्सप्लोर करने का कोशिश किया। बट 2 डेज में पांडास के सारी फंक्शनैलिटी को एक्सप्लोर कर पाना तो पॉसिबल नहीं है। हमने नमपाई को भी 2 डेज में एक्सप्लोर किया। तो नमपाई और पांडा ये 2 डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं और इनमें बहुत ही फीचर्स हैं। मैथमेटिकल से रिलेटेड जो फीचर्स हैं वो नमपाई में हैं और CSV फाइल्स को ऑपरेट करने के लिए और से स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है या ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो ये सब फीचर्स भी पांडा में अवेलेबल हैं। तो ग्राफिकली डाटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसका जो स्पेसिफिक लाइब्रेरी है वो है मैटप्लॉटलिब। तो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को आज हम एक्सप्लोर करेंगे। सो डे 15 का जो पांडा बेस पर एक CSV फाइल है जिस पर कुछ क्वेश्चंस हमें एक्सप्लोर करने हैं। जैसे एक CSV फाइल मैंने आपको सेंड किया था और उसमें ये कुछ क्वेरीज हैं, ये हमें एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये एक्सट्रैक्ट हम कैसे कर सकते हैं वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये MCQs है। Which function it not use for removing missing data? तो हमने कल देखा था डाटा को डिटेक्ट करने के लिए और करेक्ट करने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है। सो डिटेक्ट करने के लिए इज नल और नॉट नल फंक्शन की हेल्प हम ले सकते हैं और बाकी के फंक्शन करेक्ट करने के लिए या ड्रॉप एनी फंक्शन था उन्हें डिलीट करने के लिए यूज किया जा सकता है। तो इज नल केवल डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। Which function is used for detecting missing data? So in this case is null. यहाँ पर which is not used for removing missing data, तो वहाँ पर is null function है। यहाँ पर which one is used for detecting, so is null again. Which one is not true for iterating rows from the data frame? तो हमने कल देखा कि डाटा फ्रेम के केस में हम रो वाइज डाटा ले सकते हैं, कॉलम वाइज डाटा ले सकते हैं और टपल फॉर्मेट में डाटा ले सकते हैं। जो आइटम्स हैं वही कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है और आइटरेट कॉलम नाम का कोई भी फंक्शन अवेलेबल नहीं है। विच वन इज इनवैलिड स्ट्रिंग फंक्शन? Lower contains title, these are the different functions available under the string, but reverse कोई भी function available नहीं है। Which is not used to remove the white spaces, so strip, R strip, L strip function है। A strip कोई भी function exist नहीं करता है, because अगर हम strip function यूज करेंगे वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट और राइट दोनों साइड के वाइट स्पेसेस को रिमूव कर देता है। तो नेक्स्ट ये अब हमें मैचेस का प्रॉब्लम सॉल्व करना है और इसमें कुछ कॉलम्स स्पेसिफाइड है। तो हम इस CSV फाइल्स को चेक कर लेते हैं। ये CSV फाइल है, कॉमा सेपरेटेड फाइल, इसे आप नोटपैड में भी ओपन कर सकते हैं और एक्सेल में भी ओपन कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट कॉलम्स हमारे पास है। तो सीजन में ईयर ऑफ मैच है और सिटी में जिस सिटी में मैच कंडक्ट हुआ, किस डेट को कंडक्ट हुआ, किन टीम्स के बीच में कंडक्ट हुआ, हु इज द टॉस विनर, व्हाट इज द टॉस डिसीजन, जो विनर है उसने क्या डिसीजन लिया, उस मैच का रिजल्ट क्या रहा, देन हु इज द विनर, by how much run the team has won or win by wickets. Similarly, player of मैच, दिस इज द वेन्यू। तो अगर किसी पर्टिकुलर सिटी में हुआ है तो कहाँ पर हुआ है, एंड हु इज द एम्पायर। ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल हैं और इसमें अगर हम देखें तो टोटल 696 रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। तो एक्चुअल में इसमें 80,000 रोज थे, बट फाइल्स को मैंने थोड़ा कॉम्पैक्ट कर दिया ताकि हम डाटा को इजीली लोड कर पाएँ और इजीली उसे एक्सप्लोर कर पाएँ। बट इस टाइप की CSV फाइल्स इंटरनेट पे बहुत सारी अवेलेबल हैं जिन्हें आप डाउनलोड करके एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे नियर अबाउट 696 रोज अवेलेबल हैं जिन डाटा के बेस पे हम आज के इस
क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इंपोर्ट पांडास एज पीडी। अब हमारा जो फाइल है उसे हम लोड कर लेते हैं। डाटा CSV फोल्डर में मैचेस डॉट CSV फाइल है। अब हम यहाँ पर डाटा फ्रेम को चेक कर सकते हैं। इसमें नियर अबाउट 676 रोज हैं और 18 कॉलम्स हैं। तो df डॉट शेप नमपाई में फंक्शन था, यहाँ पर भी शेप फंक्शन से हम देख सकते हैं टोटल कितने रोज हैं या कितने कॉलम्स हैं। तो df डॉट कॉलम, तो जितने भी कॉलम्स हैं उन सभी के नाम हमें यहाँ मिल जाते हैं। और इन्फो के केस में कौन कौन से कॉलम हैं, उसमें कितनी वैल्यूज हैं, नॉट नल और उनका क्या डाटा टाइप है वो यहाँ पर हमें मिल जाता है। तो ये जो कॉलम्स हैं ये न्यूमेरिक टाइप हैं। ऑब्जेक्ट मीन्स इसमें कुछ न्यूमेरिक और कुछ स्ट्रिंग डाटा भी हो सकता है। जहाँ पर भी न्यूमेरिक है यानी उन पर्टिकुलर कॉलम में सारे के सारे डाटा न्यूमेरिक में मिले हैं। तो अकॉर्डिंगली पांडा ने उसे इंटीजर डाटा टाइप असाइन कर दिया। लेकिन अगर सारे डाटा इंटीजर फॉर्मेट में नहीं है तो वहाँ पर अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्ट डाटा टाइप असाइन हो गया है। तो df डॉट इन्फो, df डॉट शेप, df डॉट कॉलम, इन प्रॉपर्टीज को यूज करके हमने एक डाटा फ्रेम के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, उसमें कितने कॉलम्स हैं, उनका क्या डाटा टाइप है। अब है हम कोई भी क्वेरीज को कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट है लिस्ट ऑफ सिटी यूनिक वैल्यू वेयर द मैचेस आर कंडक्टेड। तो df डॉट शेप, df डॉट इन्फो, df डॉट कॉलम, ये डिफरेंट कमांड्स अभी हमने देखा। अब हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं और इसमें हमें फाइंड आउट करना है यूनिक सिटीज। यूनिक सिटी जहाँ पर मैचेस कंडक्ट किए गए। तो हमें सिटीज कॉलम में अकॉर्डिंगली वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना है। तो df डॉट सिटी, इस केस में सारी वैल्यूज हमें मिल गई टोटल 696। इसमें से यूनिक वैल्यूज हमें फाइंड आउट करना है। तो हम इसमें इसे एक सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं और जैसे ही हम सेट में कन्वर्ट करेंगे df डॉट सिटी, इसे सेट में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास सेट फंक्शन अवेलेबल है। तो S1 में ये यूनिक वैल्यूज हमें यहाँ मिल जाते हैं। तो जो यूनिक वैल्यूज हैं वो हमें मिल गया है। अब हम लेंथ ऑफ दिस सेट फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल 33 सिटीज हैं जहाँ पर ये मैचेस कंडक्ट किए गए हैं।
यानी टोटल रोज तो 696 हैं, बट ये 33 सिटीज में ही डिवाइडेड है। तो डाटा फ्रेम में भी सेम पर्पस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास यूनिक फंक्शन एग्जिस्ट करता है। तो यूनिक के केस में भी सेम रिजल्ट सेट हमें मिल जाएगा। और इसे फर्दर काउंट करना है। काउंट काउंट फंक्शन इसमें नहीं है, ऑब्जेक्ट है नो एट्रीब्यूट काउंट। यूनिक फंक्शन में इनबिल्ट कोई भी फंक्शन फर्दर डिफाइन नहीं है। सो लेंथ फंक्शन हमने अप्लाई किया तो अकॉर्डिंगली 33 वैल्यूज इसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं। तो हम यहाँ पर सेट फंक्शन को यूज करके भी ये सॉल्व कर सकते हैं, और अगर यूनिक अप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली इंटरनली सेट फंक्शन ही अप्लाई हो रहा है, और आपको ये सारी सिटीज यहाँ पर मिल जाती हैं। तो वी आर एबल टू फाइंड आउट द नेम ऑफ अ सिटी जस्ट बाय यूजिंग दिस मेथड, और उसका काउंट भी हम यहाँ पर फाइंड आउट कर पा रहे हैं। तो ये हमारे पास रिजल्ट है, और इस रिजल्ट को डिस्प्ले किया जा सकता है। और सिमिलरली अगर आपको काउंट ऑफ द सिटीज चाहिए तो आप लेंथ ऑफ आर प्रिंट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ टीम पार्टिसिपेटेड इन द मैच। कितने टीम्स हैं जिन्होंने इस मैच में पार्टिसिपेट किया है। सो उसके लिए अगेन हम कॉलम्स को चेक कर लेते हैं, और इसमें हमारे पास टीम 1 और टीम 2 अवेलेबल है। तो टीम 1 df डॉट टीम 1 डॉट यूनिक। सिमिलरली हम टी 2 भी फाइंड कर लेते हैं। अब हमारे पास टी 1 के अंदर ये 14 टीम्स के नाम है, और टी 2 के अंदर भी सेम 14 नेम्स हैं। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं या नहीं, ये कैसे चेक हो सकता है। टी 1 और टी 2 क्या दोनों सेम हैं या नहीं, ये कैसे चेक हो सकता है। एक तो मेथड है कि हम ये सनराइज हैदराबाद है, और यहाँ पर भी हम सनराइज हैदराबाद को सर्च करें। ओके, दिस वन इज प्रेजेंट। नेक्स्ट मुंबई इंडियन। मुंबई इंडियन इसमें है कि नहीं उसे हम सर्च कर लेंगे। मुंबई इंडियन भी प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट गुजरात लाइन। तो क्या कोई और मेथड भी है, क्योंकि यहाँ पे करंटली 14 वैल्यूज हैं तो हम वन बाय वन सर्च कर पा रहे हैं। बट अगर ये 14,000 वैल्यूज होंगी तो हमें 1 वीक भी लग सकता है इन दोनों ही सेट्स को कंपेयर करने में। तो क्या कोई मेथड है जिससे हम इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर कर सके, दोनों इक्वल हैं या नहीं। T1 इक्वल टू अगर T2 लिखें तो ये तो फॉल्स 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 फॉल्स, यहाँ पर टू यानी कि लास्ट वाली वैल्यू ही केवल मैच हो रही है, बाकी की सारी वैल्यूज यहाँ पर फॉल्स होंगी। तो कैसे कंपेयर करें कि दोनों सेम टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों। कुछ सॉल्यूशन है किसी के पास। संदीप आवाज आ रही है।
हाँ जी सर, आवाज आ रही है, इसलिए मैंने भी असाइनमेंट में दोनों टीमों का अलग अलग करके भेजा था। अभी उसको लॉजिक ढूंढ नहीं पाया मैं, क्या कैसे इनको कंपेयर करूँ मैं दोनों को। अब यहाँ पे देखिए, ये हम क्या करते हैं, इसको सेट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, माइनस, और इनके बीच में हमें क्या फाइंड आउट करना है, माइनस। तो एम्प्टी आ गया, यानी कि दोनों ही सेट इक्वल है। हमने T2 की वैल्यूज को T1 में से माइनस कर दिया तो एम्प्टी आ गया। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल लेते हैं, ये एक सेट है 1 3 5। अब इसमें से मैं दूसरा सेट माइनस कर रहा हूँ, 6 7 2। यहाँ पर क्या आया, 1 3, यानी कि 1 3 6 में से हम 6 7 2 को जब माइनस कर रहे हैं तो 6 माइनस हो गया, बाकी की वैल्यूज माइनस नहीं हुई, तो 1 और 3 बच गया, यानी कि ये 1 और 3 इस सेट में प्रेजेंट नहीं है। 1 3 6 माइनस 6 3 1, एम्प्टी सेट आ गया। इट मीन्स 1 3 6 जो यहाँ पर है, ये इसमें भी एग्जिस्ट करता है। तो इसमें से जब हमने ये माइनस किया तो अकॉर्डिंगली एम्प्टी सेट आ गया। इट मीन्स दोनों ही सेट इक्वल हैं। सर, हम्म अच्छा, जो पहले अपने सेट वो बनाया था 1 3 6 माइनस 6 7 2, उसमें हम्म, रिजल्ट में 1 3 आया। हाँ क्या पहले वाला जब दूसरे से माइनस करते हैं, जो प्रेजेंट ना उसमें नहीं प्रेजेंट है, उसी का रिजल्ट दे रहा है वो। यदि फिर दूसरे वाले को पहले से माइनस करेंगे, क्या रिजल्ट 7 और 2 नहीं आएगा? हाँ, अगर इसमें से ये माइनस करेंगे तो 7 2 आ जाएगा। अभी क्या माइनस हो रहा है, 6 7 2 1 3 6 में से माइनस हो रहा है। सर, एक सेट को जब दूसरे से माइनस करेंगे तो वो वैल्यू दूसरे में प्रेजेंट है या नहीं है, उसी का रिजल्ट दे रहा है वो। हाँ, अगर जैसे 6 है तो 6 को इसमें से रिमूव कर दिया, हाँ जी। 7 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, तो 1 3 यहाँ बच गया, तो 1 3 रिमेनिंग रह गया। और ये जो 6 था इस सेट में था तो इसने माइनस कर दिया। तो फिर अब इसमें इसमें से हमें देखिए, तो ये वन सेट, थ्री सिक्स है, इसमें भी 6 3 1 है, दोनों बराबर हैं, तो माइनस किया तो एम्प्टी सेट हो गया। तो फिर सेट 2 को सेट 1 से भी माइनस करना पड़ेगा। हाँ, अब यहाँ पे देखिए ना, सेट में हम इक्वल टू चेक कर रहे हैं तो डायरेक्टली चेक हो जा रहा है ना। सर, हाँ, तो सेम ऐसे ही अब हमें T1 T2 को चेक करना है। तो हम T1 इक्वल टू T2 तो नहीं कर पा रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेट T1 इक्वल टू सेट T2, कंपेयर हो गया, यानी कि दोनों ही सेट सेम है। तो इसको हमने माइनस करके भी देखा तो एम्प्टी आ रहा है, और इक्वल टू से कंपेयर किया तो भी ट्रू आ रहा है, यानी कि दोनों ही सेट सेम है। जैसे यहाँ पे देखिए दोनों सेम है, केवल रैंडम है, माइनस किया तो एम्प्टी, इक्वल किया तो ट्रू। सेम देखिए T1 और T2 में भी सेम केस फॉलो हो रहा है। तो जो सेट्स में हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया था वही ऑपरेशन अब हम यहाँ पर भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो सेकंड केस में हमें फाइंड करना था T1। अब हमें देखना है कि कौन सी यूनिक टीम्स हैं। तो हम अकॉर्डिंगली इसके अंदर इन दोनों ही सेट्स में यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ये मेथड है। तो जो यूनिक वैल्यूज होंगी वो एक बार आ जाएंगी, और जो डुप्लीकेट हो रही हैं वो ऑटोमेटिकली रिमूव होकर वो सिंगल टाइम यहाँ पर काउंट हो जाएगी। ये हमने टीम यहाँ पर प्रिंट कर दी। और कितनी टीम है ये प्रिंट करना है तो लेंथ प्रिंट किया जा सकता है।
और टीम को कंपेयर करना है, दोनों सेट्स को कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए आप यहाँ पर सेट T1 इक्वल टू सेट T2 यूज कर सकते हैं। ये आपको बता देगा कि दोनों ही सेट सेम है या नहीं। नेक्स्ट है काउंट ऑफ मैचेस कंडक्टेड इन ईयर 2010, 15 एंड 17। तो अब कौन सा ऐसा कॉलम है जिससे ये डाटा हमें मिल जाए कि ये मैच किस ईयर में कंडक्ट किया गया है। तो वी हैव द सीजन। तो इसमें अगर हम देखें df डॉट सीजन, तो हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। और हमें 2010, 15 और 17 का डाटा एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम एक फिल्टर स्पेसिफाई कर सकते हैं और df डॉट सीजन इक्वल टू 2010 ये हमने दे दिया। अब डीएफ में ये फिल्टर पास करेंगे तो अकॉर्डिंगली केवल 63 लाइन्स ही आई और उसमें केवल 2010 के ही रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। सेम ऐसे ही हमें 2010, 2014, 2015 का रिकॉर्ड चाहिए। तो हम इस फिल्टर को फर्दर ऐड ऑन कर देते हैं। तो ये फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया। ये सेकंड क्राइटेरिया और अब ये फिल्टर हमारे पास है। अब डाटा फिल्टर में हम ये एफ पास कर देते हैं। तो अब हमारे पास वो सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे जिसमें 10, 15 और 14 के मैचेस हैं। तो केवल उन वैल्यूज़ को ही देखना चाहते हैं। तो डीएफ में स्पेसिफाई करने के बाद वो स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स आ गए। अब आप यहाँ पर सीजन्स तो इसमें कंप्लीट देख सकते हैं केवल 10 और 15 का ही रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है, बाकी कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो सीजन एक सीरीज है और सीरीज के अंदर आपके पास इंडेक्स भी एग्जिस्ट करता है और वैल्यू भी एग्जिस्ट करता है। तो हम केवल वैल्यूज को लेना चाहते हैं ताकि वो सारे वैल्यूज हमें मिल सकें। तो यहाँ पर हमने उन रिकॉर्ड्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया जस्ट बाय स्पेसिफाइंग दिस फिल्टर। नेक्स्ट काउंट ऑफ मैचेस कंडक्टेड एट बैंगलोर सिटी। बैंगलोर में कितने मैचेस कंडक्ट किए गए हैं। सो सेम मेथड को हम फॉलो करेंगे और अब हम यहाँ पे बैंगलोर के रिकॉर्ड को अकॉर्डिंगली एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो सिटी हमारे पास अवेलेबल है और इसमें भी अगर हम देखें तो एक्सेल में भी हमारे पास ये फिल्टर मेथड है डाटा के अंदर। और यहाँ पर ये बैंगलोर का डाटा हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो टोटल 66 रिकॉर्ड्स हैं बैंगलोर के। अब हम देखते हैं क्या ये सेम डाटा यहाँ पर हमें मिलता है या नहीं। df डॉट सिटी इक्वल टू बैंगलोर और अब हम df में इसे पास कर देते हैं। तो है कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला यानी कि फिल्टर गलत हो गया। तो टोटल 66 रिकॉर्ड यहाँ पर भी हम एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं और सेम डाटा एक्सेल में भी हमें मिला। डेट इज 66 रिकॉर्ड्स हैं जिसमें बैंगलोर सिटी एग्जिस्ट
नेक्स्ट है काउंट ऑफ मैचेस कंडक्टेड इन ईयर अप्रैल 2010। अप्रैल 2010 में कितने मैचेस कंडक्ट किए गए हैं। अब अगर ये डाटा फाइंड करना है तो सीजन में तो हमें जस्ट ईयर मिल रहा है 2014, डेट नहीं मिल पाएगा। और डेट का डाटा कहाँ पर अवेलेबल है, 17 में ये डेट है। तो पहला आपका यहाँ डे है, उसके बाद मंथ है, और हमें फाइंड करना है अप्रैल मंथ में। तो अप्रैल मंथ का डाटा ये 04 होना चाहिए। तो 04 तो बहुत सारे ईयर्स में है, और हमें फाइंड आउट करना 2010 का 04। सो डीएफ डॉट कॉलम्स। अब हमारे पास ये डेट है, हम इस डेट की वैल्यू को चेक कर लेते हैं पहले। और डेट का डाटा इस फॉर्मेट में हमारे पास है, और ये जो डेट है ये ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में है, इट मीन्स ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। तो हमें डेट के अंदर चेक करना है कि ये किस इसके अंदर 04 और 14 10 एग्जिस्ट करना चाहिए। तो द डेट कंटेन्स डैश 04 डैश 10। ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग जिसमें भी है वो अप्रैल 2000 का डाटा है। अब यहाँ पे देखिए कंटेन्स वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि ये स्ट्रिंग का फंक्शन है, इसको यूज करना है तो आपको str डॉट को यूज करना होगा। तो यहाँ पर हमें ये फॉल्स ट्रू मिल गया, यानी कि कंटेंट्स ने ये बताया कि किस किस रिकॉर्ड में ये एग्जिस्ट करता है और किस रिकॉर्ड में ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो क्या कोई रिकॉर्ड ऐसा है जिसके अंदर ये एग्जिस्ट कर भी रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो हमें फॉल्स ट्रू जस्ट वैल्यूज मिल रही हैं। तो इसे चेक कैसे किया जा सकता है। अब अगर हम सम कर लें तो सम क्या करता है, जितने भी ट्रू वैल्यूज होंगी उनको ऐड कर लेगा, और जितनी फॉल्स वैल्यूज हो उनको भी ऐड करेगा। बट फॉल्स की वैल्यू जीरो होती है, तो जीरो प्लस जीरो जीरो ही रहना है। और जितनी भी ट्रू वैल्यूज हैं वो काउंट करके बता दिया कि यहाँ पर टोटल 31 रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जिसके अंदर ये पर्टिकुलर क्राइटेरिया एग्जिस्ट करता है। लेकिन उन रिकॉर्ड्स को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसे भी हम फिल्टर में स्टोर कर लेते हैं, और इस फिल्टर को पास ऑन कर देते हैं। तो अब हमें वो सारे रिकॉर्ड्स 2010 के ही मिले हैं जिसके अंदर ये रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है। तो अब हम चेक करना चाहते हैं क्या सही में ये अप्रैल 2010 में है या नहीं। तो इन दैट केस अब हम यहाँ पर 2000 ये जो रिकॉर्ड्स हैं इसमें से अब हम अपने नीड के अकॉर्डिंग वैल्यूज को डिस्प्ले कर देते हैं, जैसे सीजन, सिटी और डेट। ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। हाँ, कौन सा रिकॉर्ड नहीं मिला। ओके, सिटी का सी स्मॉल लेटर में है, और सीजन का एस वो भी स्मॉल लेटर में है। तो डेट का डी भी स्मॉल लेटर में ही होगा। तो यहाँ पे देखिए जितने भी रिकॉर्ड हैं सभी में लास्ट के 6-7 करेक्टर्स डैश 0410 हैं, यानी कि सारे वो रिकॉर्ड्स हैं जिनमें अप्रैल 2010 एग्जिस्ट करता है। तो बाय using this filter we are able to extract the records। ये फिल्टर है, और अकॉर्डिंगली डीएफ में ये फिल्टर पास हम कर सकते हैं, तो उससे हमें सारे रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। एंड फर्दर हम कुछ कॉलम्स को स्पेसिफाई करना चाहते हैं, जो कॉलम्स हम लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं कि जो रिकॉर्ड हमें मिल रहा है उसे एक न्यू डाटा फ्रेम या रिजल्ट सेट हम कह सकते हैं,
जैसे ये आर हो गया, और आर डाटा सेट में से हम इन वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। या फिर डायरेक्टली ये डीएफ के साथ भी ये प्रिंट फंक्शन और ये स्टेटमेंट अप्लाई किया जा सकता है। दोनों ही केस में सिमिलर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। जैसे इस केस में ये फिल्टर हमारे पास एग्जिस्ट करता है, तो हमने यहाँ पर ये आर एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, तो आर में सेम वही डाटा हमारे पास है, बट सारे कॉलम्स आ रहे हैं। हम चाहते हैं कोई स्पेसिफिक कॉलम्स को ही डिस्प्ले करना, जैसे ये। तो ये जो फिल्टर्ड डाटा सेट हमने जो क्रिएट किया है, जो आर है, इस आर में ये कॉलम स्पेसिफाई किया जा सकता है। तो ये कॉलम एज ए लिस्ट फॉर्मेट में हम यहाँ पास ऑन कर सकते हैं। तो जो वैल्यूज हमने पास ऑन किए हैं, केवल वही कॉलम्स यहाँ पर डिस्प्ले होंगे। तो जो आर है वो क्या है, दिस डाटा फ्रेम। और इस डाटा फ्रेम के साथ डायरेक्टली भी अगर हम ये लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये हमने मेथड देखा था कि हम यहाँ पर काउंट कर सकते हैं कि कितने रिकॉर्ड एग्जिस्ट करते हैं। अगर कोई काउंट चाहिए तो आप इस मेथड का यूज करके भी काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। काउंट ऑफ मैचेस इन विच द रिजल्ट इज टाइड। अगर रिजल्ट देखना है तो रिजल्ट किस कॉलम में एग्जिस्ट करता है, इस पर्टिकुलर कॉलम में। इसमें अगर हम देखें तो नो रिजल्ट, नॉर्मल एंड टाई ये वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं। तो टाई को अगर हम सर्च करें तो जस्ट वन रिकॉर्ड यहाँ पर है, और सेम इसी रिकॉर्ड को हम यहाँ पर भी सर्च करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें ये रिजल्ट कॉलम है, तो यहाँ पर भी हमें डी एफ डॉट रिजल्ट इक्वल टू टाई स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये एफ हमारे पास आया और ये ट्रू फॉल्स है, और इसको हम चेक करना चाहते हैं क्या सही में कोई रिकॉर्ड मिला भी है या नहीं। तो हम सम कर लेंगे, तो यहाँ पे टोटल 7 रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं टाई के, जबकि यहाँ पे तो 1 ही रिकॉर्ड है। ओके, 7 रिकॉर्ड्स हैं। 2 फ़िल्टर लगे हुए हैं सर। हाँ, अब एक फिल्टर लगा दिया, अब 7 रिकॉर्ड्स आ गए। तो ये फिल्टर है, और इस फिल्टर को हम इस डीएफ में अकॉर्डिंगली पास कर सकते हैं, हमें वो सारे रिकॉर्ड सेट मिल जाएंगे। फिल्टर हो गया, पास कर दिया। और यहाँ पर भी अगर काउंट का प्रिंट करना चाहते हैं तो आप एफ डॉट सम की हेल्प से प्रिंट कर सकते हैं कितने रिकॉर्ड एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। काउंट ऑफ मैचेस इन विच एसके रैना वाज द प्लेयर ऑफ द मैच। तो प्लेयर ऑफ द मैच अगर हम देखें तो ये वैल्यू प्लेयर ऑफ द मैच कॉलम में एग्जिस्ट करता है। डी एफ डॉट प्लेयर ऑफ मैच, ये वैल्यूज हैं। अब इसके अंदर हमें फाइंड करना है एसके रैना। तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहते हैं कितने रैना वाले रिकॉर्ड एग्जिस्ट करते हैं। तो वो फाइंड आउट करने के लिए डॉट एस टी आर डॉट कंटेन्स रैना, और ये ट्रू फॉल्स वैल्यू है।
तो हम डायरेक्टली इसी के साथ यहाँ पर ही सम लगा दें तो मालूम चल जाएगा क्या ये रिकॉर्ड मिल भी रहा है कि नहीं। तो कोई भी रिकॉर्ड यहाँ नहीं मिला। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये केस सेंसिटिव हो और उसके बेस पर हमें रिकॉर्ड ना मिल रहा हो। तो यहाँ पे सम जब हमने आर कैपिटल किया तो अकॉर्डिंगली 14 रिकॉर्ड एग्जिस्ट करते हैं। अभी 14 रिकॉर्ड्स को हम चेक कर लेते हैं क्या ये सही है या नहीं। तो एफ फिल्टर और डी एफ देन एफ। और इस एफ के साथ अब हम अपने रिकॉर्ड जो प्रिंट करना चाहते हैं प्लेयर ऑफ मैच। एफ डॉट सम एफ डॉट सम 14 रिकॉर्ड्स हैं। Cannot mark the non-boolean array continuous. अब इसमें कुछ गलत रिकॉर्ड आ रहा है। क्या प्रॉब्लम इसमें है? इसमें कुछ वैल्यूज नल है। तो उसको कैसे फाइंड आउट करें? एफ डॉट इज नल। क्या कोई वैल्यू नल एग्जिस्ट करती है इसमें या नहीं? डॉट सम। ओके, 3 रिकॉर्ड ऐसे हैं जहां नल एग्जिस्ट करता है। जहां पे नल है वो रिकॉर्ड अकॉर्डिंगली फिल्टर आउट नहीं हो पा रहा है। तो कौन से रिकॉर्ड है जहां ये नल मिल रहा है? ये 3 रिकॉर्ड्स हमें मिल गए। अब इनका हम प्लेयर ऑफ मैच चेक कर लेते हैं। इसके अंदर एन एग्जिस्ट करता है। यानी कि 3 रिकॉर्ड्स ऐसे हैं 300 545 और 570 नंबर जिसके अंदर प्लेयर ऑफ द मैच गिवन ही नहीं है। ब्लैंक। देखिए 3 रिकॉर्ड ऐसे हैं जिसके अंदर प्लेयर ऑफ द मैच गिवन ही नहीं है। तो उसी के बेस पर यहाँ पर वो एरर भी वो शो कर रहा था कि ये नन है और नन के बेस पर मास क्रिएट नहीं हो पा रहा है। तो ये जो एरर आ रहा था कि आपके पास कुछ नल वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं जिसके कारण फिर रिकॉर्ड यहाँ पर एक्सट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है। तो एक मेथड हम फॉलो कर सकते हैं कि जो नल मिल रहा है जिस पोजीशन पे नल मिल रहा है उसके अंदर हम प्लेयर ऑफ द मैच को ही ब्लैंक से रिप्लेस कर दें। जहाँ पर भी मिल रहा है वहाँ पर प्लेयर ऑफ द मैच को हम तो उसको हमने ब्लैंक से रिप्लेस कर दिया। अब वहाँ पर कोई भी नल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अब आप एफ डॉट इज नल चेक करेंगे भी अभी भी नल ही शो कर रहा है।
और इसको ओरिजिनल डाटा फ्रेम में ही रिप्लेस करना होगा। अभी भी ये नल का नल ही है। इन वैल्यूज को हमें चेंज करना है। df डॉट clear of match equal to sk रहना f डॉट सम 14 रिकॉर्ड्स। अब इसके बेस पर अब हम रिकॉर्ड्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हमें रिकॉर्ड्स मिल गए, क्योंकि यहाँ पर हम इक्वलिटी वैल्यू को चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर नल है उसको उसने फॉल्स में कन्वर्ट कर दिया, बट जो कंटेन्स फंक्शन था, कंटेन्स, तो कंटेंट्स में जो नल वैल्यू है उसको हैंडल करने का प्रोविजन नहीं है। तो जहां पर भी नल होगा वहां पर वो नल ही रिजल्ट दे दे रहा है, फॉल्स या ट्रू की जगह। तो ऐसे केसेस में उन वैल्यूज को हमें फॉल्स में रिप्लेस करना पड़ेगा, ओनली देन वो एक्सप्रेशन वर्क करेगा। बट इंस्टेड ऑफ दैट हम ये एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं रिकॉर्ड्स को फिल्टर आउट करने के लिए। सेम सेट ऑफ रिकॉर्ड्स हमें यहाँ मिल जाएगा। काउंट ऑफ टॉस won by each team। हर टीम ने कितने बार मैच को टॉस को विन किया। तो टॉस विनर टीम का नाम यहाँ पर विनर में गिवन है। तो ये हमें काउंट करना है कौन सी टीम है और उसने कितनी बार टॉस को विन किया है। तो df डॉट विनर, ये कॉलम हमारे पास है और इसमें बहुत सारी अलग अलग वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। तो हमें काउंट करना है कौन कौन सी टीम है, उसका क्या काउंट है। ऐसे केसेस में हम यहाँ पर वैल्यू काउंट एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है, वैल्यू काउंट, वैल्यू काउंट्स, काउंट वैल्यू क्या है। वैल्यू काउंट्स, तो वैल्यू काउंट में जितनी भी वैल्यूज हैं, यूनिक वैल्यूज हैं, उनका रिपीटेशन काउंट करके ये हमें दे देता है। तो हर टीम का कितना रिपीटेशन हुआ है ये हमारे पास मिल गया। तो इस केस में हम देख सकते हैं जो मुंबई इंडियन टीम्स है उसने सबसे ज्यादा 98 टाइम टॉस विन किया है। नेक्स्ट है काउंट ऑफ प्लेयर्स ऑफ मैच गिवन टू युवराज सिंह। तो सेम 7th क्वेश्चन के बेस पर ही 9th को भी सॉल्व किया जा सकता है। इंस्टेड ऑफ रहना अब यहाँ पर युवराज सिंह हमें स्पेसिफाई करना होगा। लास्ट है 10th क्वेश्चन। अब 10th क्वेश्चन क्या है, नेम ऑफ अ टीम वन द मैक्सिमम मैच इन सीजन 2014। तो अब हमें मैक्सिमम विनर का वैल्यू चाहिए। तो मैक्सिमम, ये तो टॉस विनर है, सबसे ज्यादा विनर कौन हुआ, विनर भी है और टॉस, टॉस विनर का तो कॉलम ही चाहिए।
तो ये टॉस विनर, टॉस विनर हमें यहाँ पे टॉस विनर चाहिए। अगर विनर टीम को लेना है तो सेम वैसे ही हम यहाँ पर अब विनर टीम को लेंगे। जैसे ये विनर टीम मुंबई इंडियंस 98 टाइम मैच विन किया, लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में हो सकता है। हमें चाहिए कि 2000, ये टॉस विनर है, और टॉस विनर में भी देखिए तो मुंबई इंडियन 90 टाइम टॉस विन हुआ और 98 टाइम मैच विन हुआ। तो हमें चाहिए ये जो वैल्यूज हैं ये किस किस ईयर की हैं, तो हमें ईयर वाइज ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो ऐसे केसेस में हम चाहते हैं कि फर्स्ट 2014 के रिकॉर्ड्स को एक्सट्रैक्ट कर लें, या हमें कौन सा चाहिए 2014, 2014 के रिकॉर्ड्स को एक्सट्रैक्ट कर लें, एंड देन हम ये सेम फंक्शन अप्लाई करेंगे। तो हम पहले 2014 के रिकॉर्ड्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अब हमारे पास ये जो रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है ये केवल 2014 के ही वैल्यूज हमें मिल गई। अब ये जो रिकॉर्ड हमने एग्जिस्ट एक्सट्रैक्ट कर लिया, अब इस एक्सट्रैक्टेड रिकॉर्ड्स में हम सेम विनर डॉट वैल्यू काउंट फंक्शन को अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे कुछ गलत हुआ, डी एफ इस एफ पर्टिकुलर कॉलम को लेना है। सो विनर टीम, ये विनर टीम हो गई, और इसमें हमें इसका वैल्यू काउंट फाइंड आउट करना है। सो डॉट वैल्यू काउंट्स, ये फंक्शन है, ये हमें काउंट्स मिल गया। तो फर्स्ट हमने 2014 का डाटा एक्सट्रैक्ट कर लिया, देन उस कॉलम को हमने सेलेक्ट किया, उस कॉलम पे वैल्यू काउंट फंक्शन को अप्लाई कर दिया। तो उस पर्टिकुलर कॉलम में 2014 में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो हम यहाँ पर काउंट कर पा रहे हैं। हाँ संदीप बोलिए। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे ही हमने ये डाटा फ्रेम, स्क्वायर ब्रेड, विनर, फुल हम्म, स्टॉप, वैल्यू काउंट लगाया, उसके हम्म, पहले हम्म। किंग एक्स आई पंजाब जहाँ लिखा है, इससे पहले जो इंडेक्स था वो हट गया है, ऊपर वाले में तो है, पर इसमें है क्या, शो नहीं हो रहा है, क्या क्या है? क्या हट गया है इसमें? इसमें जो इंडेक्स नंबर जो ऊपर है वो 516, 515, नहीं, ये 514, तो देखिए यहाँ पे क्या था ना, जैसे विनर हमने लिया, ये तो डाटा ये फ्रेम। हाँ ये इंडेक्स नंबर का डाटा फ्रेम के कॉलम से। अब उस डाटा फ्रेम में जो यूनिक वैल्यूज है उसको इसने अभी ये इंडेक्स बना दिया, अब ये इंडेक्स है। मतलब ये सीरीज में आ गया, हाँ अभी सीरीज बन गया, और इस सीरीज में ये जो टीम नेम था ये अब इंडेक्स में चला गया। ये इंडेक्स में काम कर रहा हूँ। हाँ, और ये काउंट अब जी यहाँ पर अवेलेबल है। सर। अब इसमें से हमें उस टीम का नाम चाहिए जो सबसे ज्यादा मैच विन किया है। तो इस केस में जो सबसे फर्स्ट वैल्यू है, सबसे फर्स्ट वैल्यू है, ये तो हमें काउंट मिल गया। अब सेम टीम का नाम है वो किस पोजीशन पर है, इंडेक्स वाले साइड में, डॉट इंडेक्स 0। तो ये इंडेक्स में 0 पोजीशन पर टीम का नाम है, और वैल्यू में 0 पोजीशन पर वो टीम कितनी बार मैच विन करी वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो हम यहाँ पर वैल्यू 0 भी लिख सकते हैं, नॉट वैल्यू बट वैल्यूज। तो ये इंडेक्स है और ये वैल्यूज हैं। तो इंडेक्स में 0 नंबर पोजीशन पर वो टीम जिसने सबसे ज्यादा मैचेस विन किए, और कितना मैच विन किया वो वैल्यू साइड में 0 नंबर पोजीशन पर डाटा अवेलेबल है। तो इस केस में सबसे पहले हमने 2014 का डाटा एक्सट्रैक्ट किया,
डाटा एक्सट्रैक्ट करने के बाद आ, हमें अब विनर का काउंट चाहिए। तो ये एक रिजल्ट सेट हमारे पास आ गया। अब ये जो आर है ये एक सीरीज है। अब इस सीरीज में से हमें प्रिंट करना है टीम का नेम। तो टीम का नेम हमें मिलेगा आर डॉट इंडेक्स में 0 नंबर पोजीशन, और काउंट हमें मिलेगा आर डॉट वैल्यूज 0 नंबर पोजीशन। तो ये था 1 to 10 क्वेश्चंस ऑफ द दिस असाइनमेंट। सभी क्वेश्चंस को हमने 1 by 1 सॉल्व। सो आई होप ये क्वेरीज बहुत इजी हैं और इसी तरीके से हमें सॉल्व करना होता है। तो मैक्सिमम डाटा फ्रेम्स में CSV फाइल्स को लोड करना पड़ता है और उसमें से इसी टाइप की डाटा को हमें एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है, बट क्वेरीज अलग अलग हो सकती हैं। तो बहुत सारी CSV फाइल्स नेट पे हैं और वो लैक्स ऑफ रिकॉर्ड उसमें है। तो आप अगर आपके पास एफिशिएंट सिस्टम है तो आप उन CSV फाइल्स को डाउनलोड करके आप अपने सिस्टम पर प्रोसेस कर सकते हैं और डिफरेंट क्वेरीज को रन कर सकते हैं। तो लैक्स ऑफ रिकॉर्ड को प्रोसेस करने के लिए अकॉर्डिंग आपके सिस्टम में भी रैम नियर अबाउट 16 GB होना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द डे 15 असाइनमेंट। और अब हम आज के सेशन पे मूव कर रहे हैं, दैट इज डे 16। और डे 16 के में आज हम करेंगे मैटप्लॉटलिब, कैसे ग्राफिक्स प्लॉट किया जा सकता है और डाटा को हम कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैटप्लॉटलिब भी एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी है और इसे प्लॉट करने के लिए यूज़ करने के लिए हमें इसे इंस्टॉल करना पड़ता है। और इंस्टॉल करने का मेथड सिमिलर है जैसा हमने पहले देखा था, पाइथन -m pip install matplotlib। इस पर्टिकुलर कमांड से हम मैटप्लॉटलिब को इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ग्राफिक प्लॉट करने के लिए अब हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट फर्दर लाइब्रेरीज भी हैं जिन्हें हम बोलते हैं एक्सटेंडेड लाइब्रेरीज, जो हमें 3D ग्राफ ड्रॉ करने में हेल्प करते हैं। बट जो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी है ये केवल 2D ग्राफ प्लॉट करने में ही हेल्प करता है। तो हम लर्न कर रहे हैं 2D ग्राफ्स को कैसे प्लॉट किया जाता है, बट सिमिलरली 3D ग्राफ भी प्लॉट किया जा सकता है। उसके लिए मैटप्लॉट 3D, सीबॉन ग्राफ, क्रिप्टो, बेस मैप, प्लॉटली, इस टाइप के बहुत सारे एक्सटेंडेड लाइब्रेरीज हैं जिनको यूज़ किया जा सकता है। तो हम बेसिक लाइब्रेरी को समझने की कोशिश कर रहे हैं और सेम कंसेप्ट बाकी के लाइब्रेरीज में भी यूज़ होता है। तो जितनी भी एक्सटेंडेड लाइब्रेरीज हैं उनको यूज करने के लिए आपको मैटप्लॉटलिब का कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। हम देखेंगे कि बार ग्राफ क्यों प्लॉट किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो इस बार ग्राफ का जो मेन पर्पज है वो है टू कंपेयर द डाटा फॉर डिफरेंट पैरामीटर्स। तो हम एक सिंगल वैल्यू y को डिफरेंट x पैरामीटर पे कंपेयर करना चाहते हैं, तो ऐसे केसेस में हम बार ग्राफ ले सकते हैं। तो सेम y की वैल्यू को x के डिफरेंट वैल्यू पे कंपेयर करना चाहते हैं। हिस्टोग्राम में हम सिटी वाइज काउंट या टीम वाइज काउंट को कर सकते हैं। और स्कैटर प्लॉट हमें हेल्प करता है डाटा को एनालाइज करने में कि हमारे डाटा में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो हमारा जो डाटा है एक्स और वाई, इसके बेस पर
इस टाइप से भी ग्राफ प्लॉट हो सकता है। हमारा ग्राफ ऐसा भी प्लॉट हो सकता है। इस केस में अगर हम देखें तो हमारा जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। इस केस में अगर हम देखें तो हमारा ग्राफ अपवर्ड ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। तो हम अपने एक्स के बेसिस पर वाई को कंपेयर कर सकते हैं कि हमारे डाटा में पॉजिटिव या नेगेटिव कौन सा कोरिलेशन फॉलो कर रहा है। तो नेगेटिव मीन्स डाउनवर्ड, पॉजिटिव मीन्स अपवर्ड। तो अगर इंक्रीज हो रहा है विथ एक्स तो दिस इज द अपवर्ड यानी कि पॉजिटिव रिलेशन, नेगेटिव इफ इट इज डिक्रीजिंग। सिमिलरली एरिया प्लॉट तो हम नहीं देखेंगे बट हम देखेंगे पाई प्लॉट। तो लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, स्कैटर ग्राफ एंड पाई ग्राफ, ये ग्राफ्स हैं जो आज के सेशन में हम कवर करेंगे। तो ग्राफ को यूज करने के लिए मैट प्लॉट लिब में से हम पाई प्लॉट, ये पैकेज का नेम है, और from this package I am going to use this particular module, available in this matplotlib package। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग मॉड्यूल हो सकते हैं। इसमें से हम एक मॉड्यूल यूज कर रहे हैं दैट इज पाई प्लॉट। तो ये हमारा ग्राफ है। इस ग्राफ में अगर हम देखें तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और x और y की वैल्यू के बेस पर हम यहाँ प्लॉट कर रहे हैं। तो हमारे पास x में है ABCDE। तो a के लिए जो वैल्यू है वो है 11, b के लिए जो वैल्यू है वो है 17, c के लिए वैल्यू है 25, d के साथ जो वैल्यू है वो है 60, e के साथ जो वैल्यू है वो है 66। तो अकॉर्डिंगली ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हमने लाइंस के साथ कनेक्ट कर लिया। तो कनेक्ट करने से ये हमारा लाइन ग्राफ बन जाता है। और ये है आपके ग्राफ का टाइटल। दिस इज द टाइटल ऑफ योर ग्राफ। और यहाँ पर हम एक्स एक्सिस का लेबल और वाई एक्सिस का लेबल स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो एक्स और वाई एक्सिस के लिए भी लेबल स्पेसिफाई किया जा सकता है। तो अब हम देखते हैं ये ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है और कैसे हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज को सेट कर सकते हैं। तो ग्राफ को प्लॉट करने के लिए इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एज plt, ये हमने अपने लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया। लेकिन इसको यूज करने से पहले आपको इसे इंस्टॉल करना होगा, और इंस्टॉल करने का प्रोसेस सेम है जैसा हमने पहले देखा था। पाइथन -m pip install matplotlib। करंटली मेरे सिस्टम में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आपको अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना होगा। बट अगर आप एनाकोंडा वर्जन यूज कर रहे हैं, ऐसे केसेस में ये प्री इंस्टॉल्ड होता है। बट अगर आप कोई और आइडियली यूज कर रहे हैं तो ऐसे केसेस में आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो हाउ द डाटा कैन बी प्लॉटेड। अब हमारे पास यहाँ पर ये एक्स है, जिसमें या फिर हम लेते हैं ये हमारे पास ये मंथ है। तो ये 6 मंथ का डाटा है जो हमने CSV फाइल में भी देखा था, और यहाँ पर सेम हमने डाटा को लिस्ट फॉर्मेट में यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। अब ये हमारे पास सेल्स का डाटा है।
तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर भी 6 वैल्यूज हमने स्पेसिफाई कर दी है। अब इस डाटा को हमें प्लॉट करना है, तो प्लॉट करने के लिए plt डॉट प्लॉट फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है। हम यहाँ पर x और y स्पेसिफाई कर सकते हैं और इसको प्लॉट करने के बाद plt डॉट शो फंक्शन कॉल करना होता है। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। x और y डाटा हमारे पास है, प्लॉट हमने फंक्शन यूज किया और फिर डॉट शो फंक्शन के बेस पर हम उसे डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो ये आपका ग्राफ है जो यहाँ पे प्लॉट हो गया। तो जनवरी के लिए डाटा आपने क्या स्पेसिफाई किया था? 67। तो जनवरी का डाटा है 67, फेब का डाटा है 89, मार्च का डाटा है 56, अप्रैल का डाटा है 77। तो अकॉर्डिंगली जैसे डाटा ऊपर या नीचे की तरफ मूव हो रहा है, मई का डाटा 99 है। तो जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद ये फाइनल ग्राफ आपका प्रिपेयर हो जा रहा है। अब यहाँ पर अगर हम टाइटल या एक्स और वाई एक्सिस भी स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो कैसे किया जा सकता है? तो प्लॉट फंक्शन से प्लॉट हो गया, शो फंक्शन से डिस्प्ले हो गया। अब यहाँ पर ये जो लाइन का कलर है ये बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर में आ रहा है, बट अगर हमें इसे रेड कलर में शो करना है तो हम आर स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो आर के केस में वो जो लाइन है वो रेड कलर में अकॉर्डिंगली प्लॉट हो जाएगा। तो ये जो लाइन है अकॉर्डिंगली रेड कलर में प्लॉट हो गया। तो इसे स्पेसिफाई करने के लिए कलर भी यूज किया जा सकता है। सिमिलरली अभी जो लाइन है, लाइन की विड्थ को चेंज करना है, तो लाइन विड्थ इक्वल टू 5। तो लाइन की थिकनेस को भी हम इंक्रीज कर पा रहे हैं। तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं जो सेट करने के बाद ग्राफ के अंदर मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस, अब मैं यहाँ पे जस्ट सिंपली ग्राफ को प्लॉट कर रहा हूँ एंड आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव दिस लाइन। मैं लाइन विड्थ को नॉर्मल रख रहा हूँ 1, जो स्टैंडर्ड। अब ये रेड ग्राफ प्लॉट हो जा रहा है। अब हमें मेन है टाइटल कैसे सेट किया जाता है। तो टाइटल सेट करने के लिए पी एल टी डॉट पी आई टी एल ई टाइटल, और यहाँ पर आप ग्राफ सेट कर सकते हैं। जो भी ग्राफ आप टाइटल सेट करेंगे वो अकॉर्डिंगली टॉप ऑफ द ग्राफ पे डिस्प्ले होगा। तो ये ग्राफ के टॉप पे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। सिमिलरली हम एक्स और वाई एक्सेस भी सेट करना चाहते हैं, तो टाइटल के साथ पी एल टी डॉट एक्स एक्स लेबल, और यहाँ पर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं एक्स में मंथ का डाटा है, एक्स में मंथ का डाटा है। सिमिलरली वाई में वाई लेबल, यहाँ पर आपके पास सेल्स का डाटा है। तो हमने एक्स और वाई लेबल को भी यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया। तो ये डाटा है और इस डाटा के बेस पर हमने ग्राफ प्लॉट किया। तो ये है आपका लाइन ग्राफ। सेम ऐसे ही इंस्टेड ऑफ अ लाइन अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पी एल टी डॉट बार, पी एल टी डॉट बार एक्स कॉमा वाई,
तो बार ग्राफ यहाँ पर प्लॉट हो गया। सेम वैसे ही अगर हम बार की जगह स्पेसिफाई कर देते हैं plt डॉट स्कैटर, plt डॉट स्कैटर, तो ये डिफरेंट पॉइंट्स कहाँ पर हैं ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो इन दिस केस अगर हम देखें स्कैटर ग्राफ क्या हेल्प करता है कि हमारे जो डाटा है उसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मैक्सिमम डाटा हमारा 30 से 100 के बीच में है और मैक्सिमम डाटा इज अबव द 60। तो 60 एक ऐसा वैल्यू है जिससे ऊपर की तरफ सारे वैल्यू एग्जिस्ट करते हैं। तो जस्ट बाय प्लॉटिंग द डाटा हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारे डाटा के बीच में कौन सा ट्रेंड फॉलो हो रहा है, यानी कि मैक्सिमम डाटा किस ग्रुप में डिवाइडेड है। तो मैक्सिमम डाटा अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 ग्रुप में डाटा हो सकता है। एक डाटा वो जो 70 से अबव है और एक डाटा वो जो 70 से बिलो है। यानी हमारे सेल्स के डाटा में 2 ग्रुप हैं, एक 70 से अबव वाले और एक 70 से बिलो वाले। तो हम यहाँ पे कट ऑफ सेट कर सकते हैं कि जिनका भी 70 से ज़्यादा है वो एक बेटर सेल ग्रुप में है, बट एक 70 से नीचे है तो उसके लिए हम डिफरेंट क्राइटेरिया स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो जस्ट लुकिंग एट द डाटा वी कैन डिसाइड द कट ऑफ। अदरवाइज सारे डाटा को हमें एनालाइज करना पड़ेगा और वो एनालाइज करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आप ग्राफ को प्लॉट कर दें और प्लॉट करने के बाद सारे डाटा को आपकी डेंसिटी को आप चेक कर सकते हैं कि आपका डाटा किस 2 क्लस्टर्स में या 3 क्लस्टर्स में डिवाइड हो रहा है और उसके बेस पर आप अपने सेल्समैन का या प्रोडक्ट का ग्रुप डिसाइड कर सकते हैं। सेम यही थिंग जितने भी ऑनलाइन कंपनीज होती हैं वो भी ये डिसाइड करती हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट सेल हो रहा है उसको हमने डिफरेंट डिफरेंट रीजन के बेस पे डाटा को कलेक्ट किया और उसे फिर प्लॉट करके देखा कि वो जो डाटा है जो सेल हो रहा है उनके जो ग्रुप्स हैं वो ग्रुप में किस ग्रुप में सेल ज़्यादा है, किस ग्रुप में सेल ज़्यादा है। तो डाटा को प्लॉट करने के बाद हम देखते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट का सेल तो हो रहा है बट इंडिया के किस पार्ट में हो रहा है, नॉर्थ पार्ट में, ईस्ट पार्ट में, वेस्ट पार्ट में। तो जिस पार्ट में ज़्यादा सेल हो रहा है इट मीन्स वहाँ पर हमें एडवर्टीजमेंट को और अग्रेसिव करना पड़ेगा ताकि वहाँ पर सेल को और इंक्रीज किया जा सके। और जहाँ पर सेल नहीं है वहाँ पर हमें अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे। तो जिस टाइप का सेल है उसके बेस पर हमें मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को भी चेंज करना होगा। तो मैक्सिमम ऑनलाइन कंपनी जो भी सेल का डाटा है उसके बेस पर ये एनालाइज करती है कि किस टाइप का सेल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे डाटा में है और उसके बेस पर हमें किस टाइप का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करना है। तो जो मार्केटिंग से रिलेटेड लोग हैं वो इस स्कैटर ग्राफ को ज़्यादा बेटर वे में समझ सकते हैं या यूज़ करते हैं। और स्कैटर ग्राफ को प्लॉट करने के लिए ये एक सिंपल ग्राफ नहीं है बट उसके लिए और भी बहुत सारे मेथड हैं जिनमें ग्राफिक्स प्लॉट करने में ज़्यादा फंक्शनैलिटी हो सकती है। बट वी आर लर्निंग द मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी और इस लाइब्रेरी से ये अलग अलग टाइप के ग्राफ कैसे प्लॉट होते हैं वो जस्ट हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने देखा प्लॉट, बार और स्कैटर, एक ही तरीके से सारे ग्राफ प्लॉट हो जाते हैं। उनमें जस्ट केवल और ये टाइटल लेबल का भी प्रॉपर्टी सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। और सिमिलरली हम पाई ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं, पी एच डी डॉट पाई। और पाई के केस में केवल न्यूमेरिक डाटा को ही प्लॉट किया जा सकता है और न्यूमेरिक डाटा हमारा वाई में है और लेबल्स एक्स में है। तो हमने यहाँ पर जो हमारा डाटा था उसके बेस पर ग्राफ प्लॉट किया। तो ये जो डाटा है इस ग्राफ को प्लॉट किया और इसमें हम देख सकते हैं कि कौन सा मंथ में मैक्सिमम सेल हुआ है। तो कौन सा मंथ मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है
उसे हम ग्राफिकली यहाँ पर रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो ये पाई ग्राफ को सिंपली कैसे प्लॉट किया जाता है, जस्ट वो हमने यहाँ पर देखा। तो ये था 4 डिफरेंट मेथड्स और कैसे इनको यूज करके हम 4 टाइप ऑफ ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो अब इन्हीं 4 टाइप ग्राफ को हम फर्दर एक्सप्लोर करेंगे कि इनके अंदर क्या फीचर्स अवेलेबल है। तो यहाँ पर हमने ग्राफ को प्लॉट कर दिया और जब तक शो फंक्शन कॉल नहीं करेंगे आपका ग्राफ डिस्प्ले नहीं होता है। सिमिलरली ये फंक्शन है और प्लॉट से लाइन ग्राफ प्लॉट करते हैं। एक्स एंड वाई लेबल, एक्स और वाई एक्सेस के साथ लेबल अटैच करने के लिए इसको यूज किया जाता है। सो से हम ग्राफ को डिस्प्ले करते हैं। स्कैटर का यूज स्कैटर ग्राफ प्लॉट करने के लिए है। बार का यूज बार ग्राफ को प्लॉट करने के लिए है। जिसे शो डिस्प्ले करने के लिए होता है, सेम वैसे ही ग्राफ को क्लोज करने के लिए क्लोज फंक्शन का भी यूज किया जा सकता है। एक्सेस फंक्शन और सुपर टाइटल फंक्शन और सब प्लॉट फंक्शन, ये 3 फंक्शंस अभी हमने एक्सप्लोर नहीं किया है। ये फंक्शन क्या काम करते हैं, बाकी के फंक्शंस हम अभी तक देख चुके हैं। तो एक्सेस, सब प्लॉट और सुपर टाइटल क्या है, ये हम कमिंग स्लाइड्स में देखेंगे। तो ये हमारे पास x वैल्यू है और ये y वैल्यू है और ग्राफ को प्लॉट करते वक्त बाय डिफॉल्ट ये होता है मीन्स ब्लू कलर एंड माइनस मीन्स सॉलिड लाइन। तो हमारा जो ग्राफ है वो रेड ब्लू कलर और सॉलिड लाइन से प्लॉट होता है। बट इन केस ऑफ आर, ओ आर मीन्स रेड कलर एंड ओ मीन्स ओनली पॉइंट नॉट लाइन। लाइन प्लॉट नहीं होगा बट केवल पॉइंट प्लॉट होगा। तो ये डिफरेंट कलर के लिए कैरेक्टर एग्जिस्ट करते हैं। तो आप इन कैरेक्टर्स को भी यूज कर सकते हैं और इस कलर नेम को भी यूज कर सकते हैं कलर स्पेसिफाई करने के लिए। और ये एक्सिस है और एक्सिस में 0 to 6 मीन्स जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये आपका मिनिमम वैल्यू हो गया एक्स के लिए, ये मैक्सिमम, ये वाई की वैल्यू। दिस इज द वैल्यू फॉर वाई एंड दिस इज द वैल्यू फॉर एक्स। एक्स का मिनिमम, एक्स का मैक्सिमम, वाई का मिनिमम, वाई का मैक्सिमम। तो इन एक्सिस वैल्यूज के बेस पर आप अपने ग्राफ की लोअर और अपर लिमिट भी एक्सटेंड कर सकते हैं। So what are the different color line style and what are the different plot character? ये different line style है। by default solid माइनस साइन होता है मीन्स सॉलिड लाइन। आप सर्कल मार्कर भी यूज कर सकते हैं। तो सर्कल मार्कर के केस में जहाँ पर भी पॉइंट है वहाँ पे सर्कल ड्रा हो जाएगा बट लाइंस आपस में कनेक्ट नहीं होंगी। तो ये डिफरेंट लाइन स्टाइल्स हैं, ये डिफरेंट मार्कर कैरेक्टर्स हैं। इन मार्कर कैरेक्टर को भी यूज किया जा सकता है। दिस इज ट्रायंगुलर अप, ट्रायंगुलर लेफ्ट, हम इन सिंबल्स को भी यूज कर सकते हैं। जैसे ये हमारा लाइन ग्राफ था, हम लाइन ग्राफ में रेड कलर में प्लॉट कर रहे हैं। तो किस तरह से ग्राफ प्लॉट हो रहा है, जो लाइन है वो रेड कलर में और यहाँ पे अगर हम ओ स्पेसिफाई कर दे ओ, तो लाइन की जगह जहां जहां पॉइंट है वहां वहां पर एक सर्कल डिस्प्ले होने लगे। ओ, बहुत सारा एरर आ गया। ये कलर स्पेसिफाइड है, कलर नहीं है बट आर ओ, आर कलर है और ओ लाइन स्टाइल। तो जहां जहां पर पॉइंट है उनके बीच की लाइंस चली गई और जस्ट वहां पर सर्कल मार्कर शो हो रहा है। और सेम थिंग स्कैटर ग्राफ में भी होता है। तो आपको अगर केवल पॉइंट्स डिस्प्ले करने हैं तो आप स्कैटर ग्राफ की हेल्प ले सकते हैं। बट वो की जगह यहाँ पर अगर हम 1 स्पेसिफाई कर देते हैं
तो इन सभी जगह पर एक डिफरेंट सिंबल डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि 1 के लिए ट्राइंगल डाउन मार्कर स्पेसिफाइड है। इस केस में भी एक ट्राइंगल है, लेकिन विजिबिलिटी इतनी क्लियर नहीं है, और ये ट्राइंगल है जिसका बेस नीचे की तरफ है, यानी कि जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ऐसे 1 2 3 4 अलग अलग सिंबल्स हैं जिनका यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट इन दिस केस सेम RO इज यूज। R मीन्स रेड कलर, O मीन्स सर्कल। तो जहां पर भी आपने पॉइंट स्पेसिफाई किया है उस पॉइंट पे ये सर्कल ड्रॉ हो जा रहा है। और यहाँ पर आपने जो एक्स और वाई का पैरामीटर स्पेसिफाई किया है, तो एक्स एक्सिस 0 से स्टार्ट होगा एंड गो अप टू द 6, और वाई एक्सिस 0 से स्टार्ट होकर के 20 तक जाएगा। बट अगर आप 50 तक ले जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 50 स्पेसिफाई कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो एक्सिस है वो आपकी वैल्यूज के बेस पर डिसाइड होती हैं। जैसे हमारे केस में अगर हम देखें तो वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 30। तो जो ग्राफ प्लॉट हुआ है इसे भी अगर हम देखें तो इसका मिनिमम क्या है, जस्ट 20 से स्टार्ट होकर के ये 110 तक गया है, क्योंकि 99 तक वैल्यूज हैं। बट अगर हम यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफाई करना चाहते हैं, लाइक हम 0 से स्टार्ट करके अप टू 150 तक जाना चाहते हैं, और एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस में तो 6 ही वैल्यूज हैं, और वाई में 0 से लेकर 150। कैन नॉट अनपिक नॉन ऑपरेबल। तो जो वैल्यूज है उसे लिस्ट फॉर्मेट में यहाँ पे देना होगा। तो यहाँ पर अकॉर्डिंगली हमने वैल्यूज एक्सेस 6 स्पेसिफाई किया, और यहाँ पर 0 से लेकर 150 तक स्पेसिफाई किया। तो आपका जो ग्राफ है वो मिडल साइड में डिस्प्ले हो रहा है। तो आप एक्सेस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस एक्सेस प्रॉपर्टी। सिमिलरली अब जो डाटा है वो लिस्ट की जगह डाटा फ्रेम या नमपाई में रिकॉर्ड एरे से भी लिया जा सकता है। तो अगर डाटा फ्रेम में डाटा है तो उसके बेस पर हम कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, वो जस्ट एक एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारे पास एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी के बेस पर हमने एक डाटा फ्रेम क्रिएट कर लिया, एंड इन दिस केस वी हैव द मार्क्स ऑफ इंग्लिश एंड मैथ। इस डाटा को हम डाटा फ्रेम में इजीली ऐड ऑन कर सकते हैं। तो हमने टोटल और परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया है। So we can plot the scatter graph just to see what is the uh, performance of the student. तो मंथली एग्जाम में स्टूडेंट का क्या परफॉर्मेंस है, एंड व्हाट इज द एस, व्हाट इज द कलर, कलर मीन्स रेड, व्हाट इज द एस, एस इज द size of circle, size of circle in pixels, size of circle, and the data is available in the data frame। तो डाटा फ्रेम के अंदर डाटा है, और ये डाटा फ्रेम के कॉलम्स हैं, ये डाटा फ्रेम के कॉलम्स हैं, और उसके बेस पर भी हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम देखें तो डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स में स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस है, और इस बेस पर हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि स्टूडेंट का परफॉर्मेंस आफ्टर द फैब एग्जाम better है। Okay? In all the cases, the students have scored about 70 or more। तो हम इस डाटा के बेस पर सेल्स के डाटा को भी एनालाइज कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के मार्क्स को भी एनालाइज कर सकते हैं।
और यहाँ पर हमने जस्ट एग्जांपल में देखा कि कैसे डाटा फ्रेम के डाटा को यहाँ पर यूज किया जा सकता है। तो डाटा फ्रेम की कैपेबिलिटी को भी हम यूज कर सकते हैं फॉर कैलकुलेशन पर्पस, और उस कैलकुलेटेड डाटा को हम यहाँ पर स्कैटर ग्राफ में प्लॉट करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द सब प्लॉट। सब प्लॉट क्या है और क्यों यूज किया जाता है? तो अभी तक हमने देखा पाई ग्राफ, स्कैटर ग्राफ, बार ग्राफ, प्लॉट ग्राफ। अगर हम इन सभी ग्राफ को एक साथ प्लॉट कर दें, इन सभी ग्राफ को अगर एक साथ प्लॉट कर दें तो क्या होगा? क्या सारे ग्राफ एक साथ दिखेंगे या नहीं दिखेंगे? ये आपका पाई ग्राफ है और बाकी के ग्राफ प्लॉट नहीं हुए। तो पाई ग्राफ के बाद का जो ग्राफ है वो डिस्प्ले भी हुआ और नहीं भी, वो सारा का सारा ग्राफ आ, हम एक साथ नहीं देख पाए। तो ऐसे केसेस में हम चाहते हैं कि सारे ग्राफ हम देख पाए। तो देखने के लिए हम उन्हें स्क्रीन पर अलग अलग एरिया में हमें प्लॉट करना होगा। सो प्लॉट करने के लिए जैसे हम पी एल टी डॉट सब प्लॉट, हम अपने ग्राफ को 2/4 पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं। तो 2 4 1, यानी हमने अपने स्क्रीन को 2 रो और 2 कॉलम्स में ही डिवाइड कर देते हैं। तो ये फर्स्ट ग्राफ है। ये सेकेंड ग्राफ, थर्ड ग्राफ, और ये फोर्थ ग्राफ। इस केस में हमने अपने स्क्रीन को 2/4 एरिया में डिवाइड कर दिया था। 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो 2 रोज 2 कॉलम्स में ये फर्स्ट ग्राफ, सेकेंड ग्राफ, थर्ड ग्राफ एंड फोर्थ ग्राफ। तो फर्स्ट ग्राफ आपका पाई है, सेकंड ग्राफ आपका स्कैटर है, थर्ड ग्राफ बार है, फोर्थ ग्राफ लाइन ग्राफ है। तो हमने इस ग्राफ को अकॉर्डिंगली एक ही स्क्रीन में एक साथ प्लॉट कर दिया है। तो बाय यूजिंग दिस मेथड वी आर एबल टू प्लॉट मल्टीपल ग्राफ ऑन द सेम स्क्रीन। अब इस केस में अगर हम देखें तो टाइटल केवल लास्ट ग्राफ के साथ आ रहा है, बाकी किसी भी ग्राफ के साथ नहीं आ रहा है। व्हाट इज द रीजन? तो आप जितने पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं, फर्स्ट 2 पैरामीटर स्पेसिफाई करते हैं, हाउ मेनी रोज, हाउ मेनी कॉलम, एंड नेक्स्ट इज द सीक्वेंस नंबर ऑफ द ग्राफ। तो सब प्लॉट से आप अपने एरिया को डिवाइड कर रहे हैं। और ये जो टाइटल वाई और एक्स लेबल है, ये जस्ट जिस सब प्लॉट एरिया में आपने स्पेसिफाई किया है केवल उसके लिए ही एप्लीकेबल होगा। बट अगर हम यहाँ पे लिखते हैं सुपर टाइटल, सुपर टाइटल कंपेयर ग्राफ, सुपर टाइटल। तो सुपर टाइटल का क्या इम्पैक्ट होता है? सुपर टाइटल सभी ग्राफ के लिए एक कॉमन हेडिंग की तरह वर्क करता है। तो सुपर टाइटल मीन्स अगर आपका ग्राफ एरिया मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइडेड है तो आप वहां पर सुपर ग्राफ स्पेसिफाई, सुपर ग्राफ टाइटल स्पेसिफाई कर सकते हैं। और जिस पार्ट के साथ आपको टाइटल स्पेसिफाई करना है उसी पार्ट के साथ आपको यहाँ पर ये जो टाइटल है ये सेट करना होगा। जैसे करेंटली ये लाइन ग्राफ के साथ एसोसिएटेड है। अब मैं इसे एक टाइटल यहाँ पर बार ग्राफ के साथ अटैच करना चाहता हूँ। तो मैंने बार ग्राफ वाली एरिया में बार ग्राफ लिख दिया।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस एरिया में, यानी कि बार ग्राफ के साथ हमने बार ग्राफ लिखा, तो यहाँ पर तो टाइटल आ गया, बाकी के साथ नहीं है, और इसके साथ भी अवेलेबल है। तो जिस सब प्लॉट के अंदर आप टाइटल और एक्स और वाई एक्सेस स्पेसिफाई करेंगे, उस सब प्लॉट के अंदर वो आएगा, बाकियों के साथ नहीं आएगा। तो आपको अगर एक्स एक्सेस, एक्स लेबल, वाई लेबल और टाइटल स्पेसिफाई करना है, तो हर सब प्लॉट में अलग अलग स्पेसिफाई करना पड़ेगा। और पूरे ग्राफ का कॉमन नेम देना चाहते हैं, तो आप सब प्लॉट फंक्शन की हेल्प से कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये कंसेप्ट, आई होप आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट है, हम सेम डाटा को ले लेते हैं और अब हम यहाँ पर plt डॉट प्लॉट फिर से प्लॉट करते हैं। अब हमारे पास ये वाई डाटा है और दूसरा एक और डाटा है y2, यानी कि एक रीजन का डाटा है और ये दूसरे रीजन का डाटा है। और यहाँ पर 65, 69, 7, 47, 79, 80। अब हम इन दोनों ही ग्राफ को कंपेयर करना चाहते हैं, तो हमने इसे प्लॉट कर लिया और y2 को भी प्लॉट कर दिया, plt डॉट शो। तो हम देखते हैं इस केस में क्या ग्राफ प्लॉट होगा। तो यहाँ पर अकॉर्डिंगली ये ग्राफ प्लॉट हो रहा है, दोनों के लिए अलग अलग कलर्स हैं। तो इसमें आप क्या देख के बता सकते हैं कि कौन सा कलर y1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा कलर y2 को रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पर कहीं पे भी ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है। वैसे केसेस में हम चाहते हैं y1 के केस में यहाँ पर एक लेबल सेट कर दें, लेबल कि ये y का डाटा है, y1 का डाटा है या रीजन 1 का डाटा है। और सेम ऐसे ही सेकंड के साथ हम सेट कर दें ये रीजन 2 का डाटा है। अब हम इसे प्लॉट करके फिर से देखते हैं क्या ये रीजन 1 और रीजन 2 लिखने से वो लेबल वहां पर क्या डिस्प्ले हो रहे हैं। अभी भी कोई भी इम्पैक्ट इस ग्राफ में नहीं है। सो हमने बट यहाँ पे लेबल स्पेसिफाई किया है कि ये रीजन 1 का डाटा है और ये रीजन 2 का डाटा है। plt डॉट, तो अब हमने जस्ट एक फंक्शन कॉल किया लीजेंड। अब हम रन करके देखते हैं। तो लीजेंड फंक्शन कॉल करते ही कौन सा कलर रीजन 1 को और कौन सा कलर रीजन 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी यहाँ पर डिस्प्ले हो जा रहा है। तो जस्ट इस फंक्शन को कॉल करना है, लेकिन कॉल करने से पहले आपको यहाँ पर लेबल स्पेसिफाई करना होगा। तो ये लेबल तभी वर्क करेगा अगर आपने लीजन फंक्शन कॉल किया है, और लीजन फंक्शन तभी वर्क करेगा अगर आपने लेबल स्पेसिफाई किया है। तो बट ये जो कलर है इसको हम ब्लू और रेड कलर में लेना चाहते हैं। तो इन दैट केस आप यहाँ पर कलर स्पेसिफाई कर सकते हैं, रेड एंड द ब्लू। हम कलर नीड के अकॉर्डिंग स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो जो कलर आप स्पेसिफाई करेंगे उसी के बेस पर एक ग्राफ प्लॉट होगा और उसी के बेस पर ये रीजन भी प्लॉट होगा। अब यहाँ पर हम रेड को
रेड कलर जो है उसकी लाइन विड्थ को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम लाइन विड्थ इंक्रीज कर सकते हैं ताकि उसको हम बाकी के डाटा के बेस पर कंपेयर कर सकें कि ये डाटा बाकी के कंपेयर में क्या फॉलो हो रहा है। तो लाइन विड्थ अगर कम है तो फर्दर उसको और भी इंटेंसिफाई किया जा सकता है। So this is how we can compare the data of two different series by using the line graph. और सेम मेथड स्कैटर के साथ भी वर्क करता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, लाइन विड्थ, स्कैटर में लाइन विड्थ नहीं। अभी भी प्रॉब्लम है। अकॉर्डिंगली यहाँ पर डायरेक्टली बी आर लिखने से वर्क नहीं कर रहा था, जबकि लाइन ग्राफ में भी कलर लिख सकते हैं। स्कैटर के केस में कलर स्पेसिफाई करना जरूरी है। तो यहाँ पर रीजन 1 को रेड और रीजन 2 को हमने ब्लू कलर दिया है। तो हम देख सकते हैं कि दोनों ही डाटा के बीच में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। तो रीजन 2 का जो मैक्सिमम डाटा है वो 60 एंड अपवर्ड है, बट रीजन 1 का जो डाटा है वो 60 के बिलो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। या फिर हम स्टूडेंट का मार्क्स है या सेल्स का डाटा है या डिफरेंट डाटा है, उसको अकॉर्डिंगली प्लॉट करके मल्टीपल डाटा को एक साथ प्लॉट करके उन्हें कंपेयर कर सकते हैं कि जो डिफरेंट टाइप के पैरामीटर्स हैं उसके बेस पर हम डिफरेंट वैल्यूज को डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड कर देंगे और उस कलर के बेस पर, उस क्लस्टर के बेस पर हम डाटा के पैटर्न को एनालाइज कर सकते हैं। तो स्कैटर और लाइन ग्राफ नियर टू सिमिलर है। लाइन ग्राफ करना है तो प्लॉट फंक्शन की हेल्प ली जाती है। तो लाइन ग्राफ और स्कैटर ग्राफ में डिफरेंस नहीं है, बट स्कैटर में कलर स्पेसिफाई करना जरूरी है, लाइन के केस में कलर ऑप्शनल होता है। तो क्या सेम मेथड बार ग्राफ के लिए भी वर्क करेगा क्या? बार ग्राफ में अगर हम देखें तो सारा का सारा डाटा ओवरलैप हो गया। अगर हम देखें तो 67 एंड 65, Y2 65 है। तो रीजन 1 यानी कि Y1 का डाटा ज़्यादा है तो वो थोड़ा ऊपर की तरफ है, ये डाटा थोड़ा नीचे की तरफ है। सेकंड केस में जो ये 89 है 69 है, तो ब्लू कलर नीचे आ रहा है। हम इसको साइड बाय साइड कंपेयर करना चाहते हैं तो साइड बाय साइड यहाँ कंपेयर नहीं हो पा रहा है। रीजन क्या है, दोनों में ही एक्स एक्सिस कॉमन है, 0 1 2 3 उसी वैल्यू पे प्लॉट हो रहा है। सो लेट वी सी हाउ दिस कैन बी मैनेज। अब x1 हमारे पास है 0 1 2 3 4, या फिर हम इसे 1 2 3 4 भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 5 डाटा हो गया। और सेम ऐसे ही x2 लेते हैं, 0.5 2.5 3.5 4.5 एंड 5.5। अब इस डाटा को हम x1 के बेस पर, इस डाटा को हम x2 के बेस पर प्लॉट कर देते हैं। दोनों का ही मैंने एक्स एक्सिस चेंज कर दिया। साइज में डिफरेंस है क्या, 1 2 3 4 5, 2.5 3.5 4.5, 1.5 मिसिंग है, 1.5।
तो हमने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया, बट अभी भी ग्राफ का विड्थ बहुत ज़्यादा है और सारा डाटा यहाँ पर ओवरलैप हो जा रहा है। तो हम इस ग्राफ की क्या विड्थ को भी मॉडिफाई कर सकते हैं? तो हमने विड्थ सेट कर दिया है 0.4 और इसका भी सेट कर देते हैं 0.4। दोनों ही ग्राफ का विड्थ 0.4 सेट कर दिया, तो जो 12 बन रहा है वो 0.4 विड्थ का ही बनेगा। तो पहला डाटा 0 पे स्टार्ट हुआ और 0.4 दूसरा डाटा 0.5 पे स्टार्ट हुआ, 0.4 1 पे स्टार्ट हुआ, 0.4 0.4। तो अकॉर्डिंगली इनके बीच में ये जो डाटा है वो प्लॉट हो रहा है। अब इन दोनों ही डाटा को हम ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ये जो विड्थ है इसको इंक्रीज या डिक्रीज अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। तो अगर डिफरेंट डिफरेंट एक्स वाई हो तो ये डाटा ओवरलैप नहीं करते हैं और अकॉर्डिंगली इन्हें प्लॉट किया जा सकता है। तो प्लॉट करने के लिए जैसे पहला डाटा आपका 0 है तो दूसरा डाटा 0.3 से स्टार्ट करें। तो अब हमारा जो डाटा है ये 0 0.3 1 1.3 2 2.3 3 3.3 4 4.3 इस टाइप से आगे इंक्रीज हो रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है, ये 0 1 2 3 शो कर रहा है, बट हमारा जो डाटा था वो तो जनवरी फरवरी मार्च था। अब इस न्यूमेरिकल डाटा के बेस पे तो ग्राफ प्लॉट कर दिया, क्योंकि जनवरी और जनवरी 0.3 हो नहीं सकता, तो हमने न्यूमेरिकल डाटा के बेस पर दोनों ही अलग अलग डाटा लेकर के ग्राफ प्लॉट कर दिया। अब हमें ये जो डाटा है ये शो करना है एक्स एक्सिस पे। तो पी एल टी डॉट एक्स टिक्स और यहाँ पर हम स्पेसिफाई कर देंगे कि हमें x1 के साथ ये x का डाटा लिंक करना है। इस x1 के साथ x का डाटा शो करना है। एक्स टिक्स मीन्स एक्स एक्सिस पे जो वैल्यूज हैं उसके लिए हम कौन सा लेबल स्पेसिफाई करना चाहते हैं। तो सभी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर लेबल स्पेसिफाई हो गया। और सिमिलरली यहाँ पर लीजन भी आपने स्पेसिफाई किया तो लीजन भी यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इस मेथड को यूज करके आप इस डाटा को प्लॉट कर सकते हैं। और ये जो डाटा है ये हमें टाइप करना पड़ा, बट इंस्टेड ऑफ टाइपिंग आप यहाँ पर इंपोर्ट numpy एज np numpy की हेल्प से इस डाटा को भी जनरेट किया जा सकता है। तो x1 क्या होगा, np डॉट ए रेंज और 0 से स्टार्ट करके कहाँ तक जाना होगा, लेंथ ऑफ दिस x। और x2 क्या होगा, x1 प्लस 0.3, क्योंकि अगर हम रेंज फंक्शन यूज करेंगे तो रेंज लिस्ट जनरेट करता है और लिस्ट में एडिशन परफॉर्म नहीं हो सकता। तो एनपी ए रेंज में ये नमपा एरे है और नमपा एरे में एडिशन आप करेंगे तो सभी वैल्यू में ये सेम वैल्यू 0.3 सभी वैल्यू के साथ ऐड ऑन हो जाएगा। तो ये सारा डाटा अकॉर्डिंगली हमने प्लॉट कर दिया और अब हमें ये वैल्यू टाइप नहीं करनी पड़ी, बट जो हमारी वैल्यू है उसके बेस पर ये सारी वैल्यू ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया और हमारा ग्राफ भी प्लॉट हो गया। द सेम थिंग इज नाउ एक्सप्लेन्ड ऑन दिस स्लाइड्स आल्सो। यहाँ पर हमने मल्टीपल ग्राफ को प्लॉट किया है, तो 3 ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं। तो 3 ग्राफ प्लॉट करने के लिए यहाँ पर हमने 131 132 और 133 यूज किया है। सिमिलरली आप ग्राफ का कलर और लाइन विड्थ चेंज कर सकते हैं। और मैट लैब के अंदर भी कुछ फीचर्स होते हैं, उससे कंपैरिजन में यहाँ पर भी कुछ फीचर्स दिए गए हैं कंपेटेबल फीचर्स, ताकि उस बेस पर भी आप प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इन दिस केस वी आर जस्ट गोइंग टू कंपेयर द स्कैटर ग्राफ को हम यूज कर रहे हैं। फिर स्कैटर ग्राफ में जस्ट हमने ये कलर है और ये सर्कल का साइज है। तो सर्कल का साइज आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग स्पेसिफाई कर सकते हैं।
तो सर्कल का जो साइज है वो 25 स्पेसिफाइड है और ये कंट्रास्ट है। कंट्रास्ट मीन 0 से 1 के बीच में आप दे सकते हैं। 0 मीन्स रिमूव द कलर एंड 1 मीन्स द डार्केस्ट कलर। तो उस पर्टिकुलर जैसे ग्रीन कलर स्पेसिफाई किया तो डार्क ग्रीन से बिल्कुल लाइट ग्रीन के बीच में कंट्रास्ट आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर रेड कलर को यूज़ कर रहे हैं और रेड कलर के लिए 0.9 यूज़ किया है। मीन्स रेड कलर को ही हम प्लॉट करेंगे, बस डार्केस्ट रेड नहीं होगा। और उसके अकॉर्डिंगली कलर को हम रिड्यूस कर सकते हैं, उसकी डेंसिटी को, इंटेंसिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। सेम ऐसे हम यहाँ पर 3 डिफरेंट डाटा है और इस डाटा को कंपेयर करना चाहते हैं तो स्कैटर ग्राफ की हेल्प से यहाँ पर हम प्लॉट करके देख रहे हैं कि कैसे इस डाटा को कंपेयर किया जा सकता है। और कंपेयर करने के लिए हमने यहाँ पे 3 डिफरेंट स्कैटर प्लॉट को किया है। तो ये डाटा और ये डाटा, तो G1 डाटा का, G2 का डाटा, G3 का डाटा प्लॉट कर दिया और सभी के लिए अलग अलग कलर स्पेसिफाई किए गए हैं। और यहाँ पे सभी का साइज लेबल हमने सेट कर दिया ताकि जब डाटा प्लॉट हो तो रेड, ब्लू और ग्रीन किस हाउस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो रीजन यहाँ पर डिस्प्ले हो पाए। सिमिलरली यहाँ पर बार ग्राफ है। बार ग्राफ को भी हमने देखा, बार ग्राफ में कैसे डाटा को प्लॉट कर सकते हैं और ये एक्स टिक का मीनिंग क्या होता है। तो सब्जेक्ट का जो नेम है वो हम इस पोजीशन पर, एंड वाई पोजीशन क्या है, ए रेंज फंक्शन के बेस पर 0 1 2 3 4 5 जनरेट हो रहा है। तो 0 1 2 3 पोजीशन को हम उस पर्टिकुलर नेम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम एक्स टिक की हेल्प ले सकते हैं। और यहाँ पर आप ग्रिड शो करना चाहते हैं वाई एक्सिस के लिए। जो ग्रिड है कहाँ पे शो किया हमने, वाई एक्सिस के लिए। तो वाई एक्सिस पर आप अगर ग्रिड जनरेट करना चाहते हैं तो कलर, ये कलर है ग्रिड का, ये विड्थ है। और वाई एक्सिस पर आप सेट कर सकते हैं। सिमिलरली एक्स एक्सिस पर भी विड्थ लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। In this case, we are going to compare the data of sales of Samsung and the Voltas company. तो ये Samsung and Voltas company का डाटा है फॉर दिस ईयर और इसको हम कंपेयर करना चाहते हैं। तो कंपेयर करने के लिए अकॉर्डिंगली इसे हमें एक साथ प्लॉट करना होगा। तो प्लॉट करने के लिए कैसे, यहाँ पर ये वाई पोजीशन है और ये 2 डिफरेंट पोजीशंस हो गए। और इस केस में हमने जैसे यहाँ पर x1 लिया था और यहाँ पर हमने x1 प्लस 0.3 ऐड किया था, सेम वैसे ही यहाँ पर हमने बार विड्थ जो यहाँ पर स्पेसिफाइड है 0.35, इसके बेस पर डिफरेंट वैल्यू क्रिएट कर दे रहे हैं ताकि जब ग्राफ प्लॉट हो तो दोनों ही वैल्यूज ओवरलैप ना हो। तो इन दोनों ही वैल्यूज को ओवरलैप ना हो उसके लिए हमने ये x1 और ये x1 प्लस 0.35 के बेस पर दो अलग अलग डाटा को प्लॉट कर दिया। और ये अकॉर्डिंगली 0 1 2 3 था। इस डाटा को हमने एक्स टिक के बेस पर ईयर ऑफ सेल को इस पोजीशन पर रिप्लेस कर दिया। और लास्ट टॉपिक है पाई चार्ट। तो पाई चार्ट हमने देखा, सिंपली पाई चार्ट के बेस पर ग्राफ प्लॉट हो जाता है, बट इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। एक्सप्लोड, ऑटोपिसिटी, स्टार्ट एंगल, शेडो एंड कलर। तो अब इन प्रॉपर्टीज को हम वन बाय वन देखते हैं, ये प्रॉपर्टीज क्या हैं। सो एक्सप्लोड का मीनिंग है किसी भी एरिया को एक्सट्रैक्ट करना है। तो हम इस डाटा को लेते हैं और इसी डाटा के बेस पर एक नया पाई चार्ट क्रिएट करना है।
कि हमारा ग्राफ प्लॉट हो गया। हम चाहते हैं किसी एक एरिया को एक्सप्लोर करना, जैसे मे का डाटा है उसे एक्सप्लोर करना, तो हम यहाँ पर एक्सप्लोर स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो एक्सप्लोर इक्वल टू 0 0 0 कितनी वैल्यू है हमारे पास 6, तो अकॉर्डिंगली हमने 6 जीरोज यहाँ पर स्पेसिफाई कर दी। तो 6 0 मीन्स कोई भी एक्सप्लोजन नहीं करना है। हम चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर जो वैल्यू है इसे 0.5 एक्सप्लोड कर दिया। तो 0.5 एक्सप्लोड करने से क्या होगा, तो फिफ्थ नंबर पोजीशन पे जो भी डाटा होगा वो 0.5 इंचेस बाहर की तरफ एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके अंदर, अगर हम चाहते हैं कि ये एरिया कितने परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इन दैट केस ऑटो PCT इक्वल टू परसेंटेज परसेंटेज, और अब इसके अंदर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं 1.1 F परसेंटेज। 1 F मीन्स फ्लोट वैल्यू, और फ्लोट वैल्यू में 1 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक का डाटा हो सकता है। तो हर सेक्टर कितने परसेंट एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है वो यहाँ पर हम इंडिकेट कर पा रहे हैं। तो परसेंटेज के अंदर ये जो परसेंटेज है, और ये परसेंटेज फॉर्मेट कैरेक्टर का पार्ट है, और ये परसेंटेज रिप्रेजेंट कर रहा है कि परसेंटेज फॉर्मेट डाटा हमें चाहिए, और ये फ्लोट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बाय डिफॉल्ट जो ग्राफ प्लॉट होता है वो 0 डिग्री से होता है, और अकॉर्डिंगली डाटा इस टाइप से प्लॉट हम करते हैं। बट अगर हम ग्राफ को 180 डिग्री से ही स्टार्ट करना चाहते हैं या 90 डिग्री से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर स्टार्ट एंगल स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट एंगल जैसे यहाँ 140 डिग्री स्टार्ट किया है, तो 140 90 के बाद जो 140 ऑनवर्ड जो डाटा है वहाँ से ये स्टार्ट होगा। तो पाइथन का जो डाटा है वो 0 डिग्री से स्टार्ट ना हो करके 140 डिग्री से स्टार्ट होगा। प्लस इसका कलर स्पेसिफाई कर सकते हैं, जो हमने कलर दिया है हर सेक्टर का अलग अलग कलर हो सकता है। और शेडो, अगर आप शेडो ड्रॉ करना चाहते हैं तो शेडो भी ड्रॉ कर सकते हैं। जो बॉटम एरिया का पार्ट है वहाँ पर शेडो आ जाता है। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एक्सप्लोड, ऑटो PCT, दिस कलर। ये तीन चीजें कैसे सेट की जाती हैं। एंड नेक्स्ट आता है स्टार्ट एंगल, अगर आपको स्पेसिफाई करना है तो। सिमिलरली लीजेंड्स भी यहाँ पर डिस्प्ले की जा सकती हैं, और लीजेंड्स को अगर डिस्प्ले करना है तो उसके पोजीशंस को भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। और इस केस में ये जो नेम है ये हमने ग्राफ के साथ डिस्प्ले ना करके एज ए सेपरेट एरिया में डिस्प्ले किया है कि कौन सा कलर किसे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसके लिए ये ग्राफ है जो यहाँ पर प्लॉट किया गया है। तो इस केस में हमने ग्राफ को प्लॉट कर दिया, और ये कलर के पैचेस को हमने ग्राफ से एक्सट्रैक्ट कर लिया, और इस पैचेस के साथ ये लेबल अटैच कर दिया, और ये लेबल एज ए लीजेंड इस पर्टिकुलर पोजीशन पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये था आपका ग्राफ हैंडलिंग, और इस ग्राफ के बेस पर मैं कुछ असाइनमेंट दूंगा, उसे आप समझने की कोशिश करें, सॉल्व करने की कोशिश करें। जो भी प्रॉब्लम होगी उसे हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में अगर किसी का कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप पूछ सकते हैं। Okay, then I am closing the session.